हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपनी वीडियो को फिर से लेकर प्रस्तुत करूंगा। लगभग एक दिन में मैं 2 से 3 क्लासेस देने की कोशिश करूंगा। तो सर्वप्रथम गुड मॉर्निंग। आज मुझे टाइम मिल गया है सुबह के टाइम वीडियो बनाने का, तो आज मैं सुबह ही आप लोगों को लेकर के चलूँगा। देखिए, करियर पॉइंट 89 को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, बीटीसी का मैं जल्दी से जल्दी इंग्लिश को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। और अगर टाइम बच जाएगा तो हम लोग लिटरेचर भी चलेंगे, ठीक है ना। लिटरेचर मतलब जो आप लोग उसमें बाइलिंगुअल वगैरह का खोज किसने किया है, ये सारी चीज़ें चलेंगे। इंग्लिश कहाँ से आई है, ये सारी चीज़ें मैंने देखा है कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब एक मिनट, हम लोग कल एडजेक्टिव कर लिए थे। एडजेक्टिव का पूरा पार्ट्स हो गया था, और एडजेक्टिव हम लोग भली भांति समझ चुके थे कि एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। अब मैटर ये होता है कि आज मैंने आप लोगों से कहा था कि हम चलेंगे आज वर्ब लेकर के, ठीक है। वर्ब लेकर के चलेंगे, तो वर्ब को लेकर के चलते हैं, ठीक है। वर्ब सबसे पहले तो अगर मैं वर्ब बोलूं तो वर्ब होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मैं लिख रहा हूँ वर्ब, ठीक है। अब ये वर्ब होती है जो, उससे हम बोलते हैं क्रिया, ठीक है। वर्ब जो होती है वो होती है क्रिया, ठीक है। और क्रिया क्या होता है, तो क्रिया सर्वप्रथम हम लोग जान लेते हैं। क्रिया जैसे हम लोग किसी कार्य को करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारी क्रिया है। जैसे मैं जाने का कार्य कर रहा हूँ, यहाँ से जाने का कार्य कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये जाने का कार्य तो मैं कर रहा हूँ, तो वो क्रिया हो जाएगी। अब बात आती है कि इसमें हम लोग कैसे और अच्छे से कैसे डिनोट करवा सकते हैं, वर्ब कितनी प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों के जो सिलेबस में आने वाला है वर्ब 2 ही आएंगी, ठीक है ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब को मैं बताऊंगा, तो हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखिएगा एक बात, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब जो बताऊंगा वो आपके टेंसेस से रिलेटिव बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने। अभी देखिएगा वर्ब क्या होता है। अगर मैं हिंदी में इसकी डिफिनीशन बोलूँ तो जिससे किसी क्रिया के करने या होने का बोध पाया जाता है, तो उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिस शब्द के द्वारा किसी क्रिया के करने या होने का बोध पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। समझ में बात आई ना। अब यहाँ पे इंग्लिश में, चूँकि हिंदी में तो पूछता है नहीं, तो इंग्लिश में अगर वर्ब की डिफिनीशन हम लोग जाने, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा वर्ब की डिफिनीशन। ए वर्ब, एक मिनट थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल देता हूँ, चलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्लैक वाले को भर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डेफिनेशन लिखते रहिएगा, और डेफिनेशन दिमाग में इतनी जल्दी फीड नहीं होगी, तो अगर आप लोग चाहें तो एक पेज पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे भी कौन इसको ज़्यादा दिन तक रखने वाला है, ठीक है। और मेरा अगर डीपली रूप से ग्रामर कोई पढ़ना चाहता है, तो वो वहाँ पर चला रहा हूँ 0 to Hero बैच, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए वर्ब, ठीक है, ए वर्ब एक बार बोल देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को लिखवा देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन पोजिशन, ठीक है ना। ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स, ठीक है, विच डिनोट्स एन एक्शन, विच डिनोट्स एन एक्शन। उसके बाद और क्या हो जाएगा, तो एक्शन हो गया, और उसके बाद और भी अगर मैं बात करूं तो पोजीशन, रिलेशन, ठीक है ना। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन एंड आपका क्या हो जाएगा, तो पोजीशन के बाद आपके कर लेंगे हम लोग, पोजीशन ही तक कर लेते हैं, ठीक है ना। ए वर्ब इज़ ए वर्ड, आपका ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन और रिलेशन भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और रिलेशन is a word which denotes an action, position or relation is called a verb, ठीक है। अब यहाँ पे ये वर्ब की डिफिनीशन हो गई। अगर मैं एज फॉर लिखूँ, तो यहाँ पे देखते रहिएगा, एज फॉर मैं बोलता हूँ बार बार कि मैं जो एज फॉर लिखता हूँ वह जैसे कि मतलब होता है, जैसे कि, ठीक है ना। अब यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हो जाएगा गो हो जाएगा, ईट हो जाएगा, ठीक है। ईट के बाद हो जाएगा परचेज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, कैपिटल लिखने लगा, परचेज हो जाएगा, ओहो,
परचेज हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाई हो जाएगा, ठीक है, BUY, बाई हो जाएगा, ETC, ठीक है। बहुत सारे वर्ब होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे PURCHASE, परचेज, परचेज बाई ETC। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो ये परचेज जो वर्ब होती हैं वो वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ कैमरा सही है। ओहो ये बड़ा हल्का दिख रहा है ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, चलिए अब दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ देखिएगा, अब यहाँ पे हो गया गो, हो गया ईट, हो गया परचेज, हो गया बाई, हो गया और ETC, ठीक है ना। अभी बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे कि आप लोगों का अगर मैं बोलूँ कि वॉक हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये सारी वर्ब ही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बात आती है तो मैं एग्जांपल एक लिखता हूँ, एग्जांपल देखिएगा और फटाक से हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। फटाक से आज वर्ब को भी ख़त्म कर लेंगे हम लोग, फिर हम कल से चलेंगे। आपका कल से क्या आज से ही देखेंगे तो एडवर्ब करवा दूंगा। अभी देखता हूँ एडवर्ब को करने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि एडवर्ब 10 होते हैं, ठीक है। 10 में से हम लोग 4-5 पढ़ लेंगे, जिसमें से जो आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है ना। यहाँ पे चलते हैं, एग्जांपल हो जाएगा क्या, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे देखिएगा, अब आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट। अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ, खूब बढ़िया से देखिएगा। यहाँ पे अब तक भी मैटर क्या था कि अब तक बढ़िया से हम लोग चल रहे थे, लेकिन ऑलरेडी ये चीज़ें आप लोगों को आती है ना, तो आप लोग स्किप कर जाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये जो मार्केट है, यहाँ पे मार्केट क्या है, मार्केट एज अ नाउन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। मार्केट के पीछे जो लगा हुआ है ये टू, ध्यान से समझिएगा इस टू का स्ट्रक्चर। जब कहीं से कोई स्थान छोड़ करके जाया जाता है कहीं दूसरी जगह पे, वहाँ पे टू का प्रयोग होता है। और जब ये टू का प्रयोग होता है तो ये टू प्रीपोजिशन नहीं होता है, ये टू इन्फिनिटिव के रूप में कार्य करता है। समझ में बात आई ना, ये टू क्या है यहाँ पे, तो टू को अगर हम बोलें तो टू यहाँ पे इन्फिनिटिव हो जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अलगाव के भाव में यह टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, अलगाव, अलगाव के भाव में यह टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। यह अलगाव के भाव में टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे जो बात है यह गोइंग, ठीक है ना। गोइंग क्या हो जाएगा, तो गोइंग आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है, मेन वर्ब हो जाएगा। और वर्ब भी आप इसे कह सकते हो। अब ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है तो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि गोइंग क्या है, गो आया, गोइंग यहाँ पे हो गया, या तो ऐसे जिरंड का रूप है, ठीक है ना। वर्ब में अगर किसी भी वर्ब में ING जोड़ दिया जाए तो वह जिरंड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर ये होता है कि ये गोइंग है। अब ये गोइंग है क्या, ठीक है, तो गोइंग एक जिरंड का रूप है, लेकिन अब दूसरी भाषा में तो यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और फटाफट लिखते रहिएगा। आई यहाँ पे प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है आई यहाँ पे, ठीक है ना। आई यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। चलिएगा आगे देखते रहिएगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट मिटा दूँ इसको, ठीक है। पार्ट्स ऑफ एडवर्ब हेडिंग, सॉरी पार्ट्स ऑफ वर्ब हेडिंग डालिए, कहाँ गया मिटाने वाला, 1 मिनट, हाँ चलिए, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ वर्ब हेडिंग डालते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ वर्ब हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, फटाफट एकदम डिनोट करते रहिएगा। अपनी कॉपी और पेन हाथ में लेकर के बैठा करो, ठीक है। चलिए पार्ट्स ऑफ वर्ब यहाँ पे लिखते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ब ब्लैक से लिखता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ वर्ब, पार्ट्स ऑफ वर्ब में क्या हो जाएगा, क्रिया के भेद हो जाएंगे। क्रिया के भेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यह क्या हो जाएगा, क्रिया के भेद या भाग, ठीक है ना, क्रिया के भेद, ठीक है। अब हिंदी में ये क्रिया के भेद हो गए। ये कितने होते हैं इसके ना, इसके वर्ब के पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो 2 ही बताते हैं, लेकिन वह 2 किसके रूप होते हैं, जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आप लोग जानते हो ना, वो किसके रूप होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैटर क्या होता है, किसी को गलत ठहराने, कोई टीचर गलत नहीं होता है। जे लोग जिस लेवल तक जानते हैं वो उस लेवल तक बताते हैं, ठीक है। अब मैटर क्या होता है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यह क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया सामान्यतः 4 प्रकार की होती है। मैं एक 5 प्रकार की भी कहता हूं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 4 प्रकार की बताऊंगा और आप लोगों को उसी में से आपका क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे पहले की अगर मैं बात करूँ तो क्रिया कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, ठीक है। चलिएगा, एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो वर्ब है, ठीक है ना, ये जो वर्ब है
वह वर्ब को सामान्यतः तो मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया, लेकिन उसके आधार पे सबसे मेन रूप से जो हम लोग देखते हैं, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, वह 2 ही रूप के होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से। तो पहला पार्ट्स जो वर्ब का मैं लिखता हूँ, तो पहला पार्ट्स ये है वर्ब का, क्या हो जाएगा, यह हो जाती है मेन वर्ब। सॉरी पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है ना। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। टेंशन ना लीजिए, डिफिनीशन नहीं लिखवाने वाला हूँ, इसका डिफिनीशन नहीं आता है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब की हिंदी जो होती है वो आप लोग जानते हो कि ऐसी क्रियाएं जो दूसरे की सहायता करें, अगर डिफिनीशन भी बोल सकते हो, ठीक है, जो दूसरे की सहायता करें तो उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब मैटर ये रहा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। अब मैटर सेकेंड वाले पे आते हैं, तो सेकेंड वाले में आपका आ जाएगा मेन वर्ब, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से लिखिएगा, ठीक है ना। मेन वर्ब, MAIN, मेन वर्ब, VERB, ठीक है ना। मेन वर्ब मतलब होता है हिंदी में मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया के ही भेद होते हैं जो आप लोगों के सिलेबस में आएगा, ठीक है ना। ये रहा, स्टार बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे स्टार बना लेना, ठीक है। ये मुख्य क्रिया के ही भेद होते हैं। ये जो क्रिया है, इस क्रिया का प्रयोग ऑल टेंस में किया जाएगा, ठीक है ना, ऑल टेंस में किया जाएगा इस क्रिया का प्रयोग। अब बात आती है थर्ड नंबर पे कौन सी क्रिया आती है, तो थर्ड नंबर पे हम लोग रखते हैं प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी वर्ब। थर्ड नंबर को होता है तो ये हो जाएगा प्राइमरी एक्सलरी वर्ब, XILIARY, एक्सलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सलरी वर्ब। समझ में बात आई। यहाँ पे प्राइमरी एक्सलरी वर्ब हो गई, जो कि प्राइमरी एक्सलरी वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी एक्सलरी वर्ब जो कि मैंने आप लोगों को बता दूं यहाँ पे, तो अभी बताता हूँ, अभी सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिएगा, नंबर 4 पे आपका नंबर 4 वाला जो पार्ट्स है वहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है नंबर 4 वाला। नंबर 4 वाले में आपका आ जाएगा मॉडल एक्सलरी वर्ब आ जाएगा, ठीक है ना, मॉडल एक्सलरी वर्ब आ जाएगा, ठीक है। नंबर 4 वाले पे जो है वह आप लिख सकते हो मॉडल एक्सलरी वर्ब, ठीक है, मॉडल एक्सलरी वर्ब। अब यहाँ पे मैटर समझिएगा, ये मैंने आप लोगों को बताया कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्राइमरी एक्सलरी वर्ब और मॉडल एक्सलरी वर्ब पूरा डीपली लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन इसमें से क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ से पुटअप किए जाते हैं और वर्ब की कभी कभार डिफिनीशन पूछ ली जाती है और वो वर्ब को कैसे फीड करते हैं। हाँ, यहाँ से भी प्राइमरी एक्सलरी वर्ब से भी और मॉडल एक्सलरी वर्ब से भी क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं, क्योंकि मैंने 1-2 बार देखा है ऐसा कि प्राइमरी एक्सलरी वर्ब से भी क्वेश्चन आया है और मॉडल एक्सलरी वर्ब से, ठीक है। और 4th सेमेस्टर में तो अक्सर पूछा जाता है ये इन दोनों में भी, ठीक है ना। तो मैं अभी बस उसमें बस इतना पूछा जाता है कि कौन से वर्ब कहाँ पे फीड होगी, ठीक है। तो ये मॉडल एक्सलरी वर्ब को मैं एक अलग से पढ़ाऊँगा, एक अलग चैप्टर ही है ये। आप लोग जानते हो ना, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड वगैरह, विल, वुड वगैरह, ये सारे के सारे आपके जो आते हैं, ऑट टू वगैरह, ठीक है ना, यूज्ड टू वगैरह, ये सारे के सारे जो आते हैं मॉडल एक्सलरी वर्ब में होते हैं। प्राइमरी एक्सलरी वर्ब 2-3 ही होती ही है, ठीक है ना। क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सहायक क्रिया की बात कर लेता हूँ। तो सहायक क्रिया क्या होती है, इसको मैं हटा दूँ मेन वर्ब को, ठीक है, नहीं हटाता नहीं हूँ, 1 मिनट देख लेता हूँ कहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक, हाँ ये यहाँ तक दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं। ओहो, ऐसी जगह पे है ना जहाँ पे कैमरे का वो है, यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है। चलिए यहाँ पे फिर दिख रहा है तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक दिख रहा है, चलिए आगे। ये अब बात आती है, मैंने आप लोगों को बता दिया सहायक क्रिया क्या होती है। ऐसी क्रियाएं जो दूसरे अपने सब्जेक्ट की क्या करें या अपने वाक्य की सहायता करें, वो ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी भी वाक्य में मुख्य भूमिका में होती है, ठीक है ना, यानी जिसके बिना वह वाक्य अधूरा हो जाएगा, अर्थात वह क्या बोला जाएगा, वह मुख्य क्रिया बोली जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात समझिएगा, प्राइमरी एक्सलरी वर्ब क्या होता है। प्राइमरी एक्सलरी वर्ब वही होती है जो आधी तो मुख्य क्रिया की हिस्सा होती है, आधी यहाँ पे मॉडल एक्सलरी वर्ब की जाती है, जो कि आप लोग जानते हो ना। जैसे मैं बोलूँ हिंदी में कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ठीक है ना, आई हैव अ कार, ठीक है, तो मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा तो आई हैव, जो हैव यूज किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वह प्राइमरी एक्सलरी वर्ब है, हैव, ठीक है ना। अभी सब समझ में बातें आ जाएंगी। यहाँ पे जैसे देखिएगा,
सहायक क्रिया इज, एम, आर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो आपका डू डज से स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू डज, ठीक है, डू डज। और कॉमा की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा इज, एम, और क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। और यहाँ पे बात अगर मैं और करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, एम, आर, वाई हो गया। उसके बाद हैज़ हो जाएगा, उसके बाद हैव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं और यहाँ पे बात करूँ हैज़ और हैव के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा पास्ट में जो यूज किया जाता है डिड, ठीक है। उसके बाद और मैं बात करूँ तो वाज, वर आ जाएगा, वाज, वर। और मैं बात करूँ यहाँ पे तो हैड आ जाएगा। बस ये रहा हेल्पिंग वर्ब। अब बात आती है कि यहाँ पे विल और सेल। विल और सेल क्या होता है, होती तो हेल्पिंग वर्ब ये भी है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। विल और सेल लिखा हूँ वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो विल और सेल है वो क्या होता है, या नियरनेस सोविंग वर्ड में आ जाते हैं, और इसको हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत भी रखते हैं, ठीक है ना। ये जो विल और सेल है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत भी रखा जाता है, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या होती है, तो मेन वर्ब आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जैसे आपका गो हो जाएगा, ईट हो जाएगा, ठीक है ना, आपका परचेज हो जाएगा, CHASE, परचेज हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ठीक है ना, परचेज हो जाएगा, बाई हो जाएगा। और यहाँ पे और अगर मैं बात करूँ तो कम हो जाएगा, ठीक है, ETC कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे आपके कौन से हैं, मेन वर्ब। मैंने ऑलरेडी डिफिनीशन बता दिया है, ठीक है ना। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में बस केवल 3 ही आएंगी, क्या होती है, डू, और क्या, हैव, और क्या, बी। डू, हैव और क्या, बी हो जाएगा। ये 3 आपकी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी इसी तरीके से होती हैं। और अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब आप लोगों को पढ़ना होगा, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब पूरा डीपली से पढ़ना होगा, तो आप लोग मेरी उस वाली वीडियो पे 0 to हीरो वाले बैच को देख लीजिएगा, वहाँ से वो सारी वहाँ पे एकदम बिल्कुल और भी बेसिक चल रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी आज वर्ब ही पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे तो बहुत स्लो लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं, लेकिन अभी कुछ दिन बाद मैं पढ़ाऊँगा, तो 4th सेमेस्टर में तो काम देगा ना। अभी हो नहीं पहले ही पहुँच जाऊँगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब जैसे कि आपका कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक है। उसके बाद मे हो गया, उसके बाद माइट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सेल हो गया, ठीक है। उसके बाद शुड हो गया। सब पे एक एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सेल, शुड। अब यहाँ पे बात आ जाती है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो अगर मैं पहले वाले का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, पहले वाले का एग्जाम्पल एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर वन बाय वन करके मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ठीक है। सभी लोग नोट कर लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए ठीक है, ठीक है ना। आई होप दैट नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ, तो आगे जो बात ये है ना, तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, इसको हटा दूँ। अब हेल्पिंग वर्ब पे उदाहरण मैं देता हूँ पहले, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को उदाहरण मैं देता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग मेन वर्ब पे चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब पे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वाले का लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल है। फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई डू नॉट, कई लोग इसको डोंट बोलते हैं, तो डोंट निषेधात्मक में आ जाता है, नकारात्मक है ना, तो निषेधात्मक वाक्य में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट बाई ए न्यू बाइक। आई डू नॉट बाई ए न्यू बाइक। यहाँ पे देखिएगा, आई डू नॉट बाई अ न्यू बाइक। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो डू है ना, वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। अगर इस हेल्पिंग वर्ब को मैं हटा दूं यहाँ से, ठीक है ना, वह क्या कौन सी वर्ब है, तो वह हेल्पिंग वर्ब है। अगर इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटा दूं तो इस वाक्य का अस्तित्व तो ही नहीं रह जाएगा। अभी मैं आने में जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये आई क्या है। आई दरअसल हेड वर्ड होता है, अभी सुन लीजिए, आई हेड वर्ड होता है, बाकी का बचा हुआ इसका प्रेडिकेट होता है, ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट का ही हिस्सा हेड वर्ड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे चल लेते हैं, एक आधा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक आधा और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैं बोलूँ तो रोहन डज नॉट प्ले। रोहन डज नॉट
प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो डज है वह क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो डज है यह क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, यह हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब इसको हटा दूँ, ठीक है। दूसरे वाला का एग्जांपल देखिएगा, आप लोगों के सामने ये रहा, फटाफट लिखते रहिएगा आप लोग साथ साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, समझने की कुछ खास बात है नहीं, पहले मैंने करवा दिया और इसी पर अब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरे वाले की बात है तो ये तो दूसरा वाला भाग अपना क्या था, मेन वर्ब था, ठीक है ना। मेन वर्ब का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये रहा, ठीक है। मेन वर्ब का एग्जांपल देखिए, मेन वर्ब का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो मेन वर्ब जैसे मुख्य क्रिया, ठीक है ना। तो आई, अभी पिछला ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले द मार्बल, ठीक है ना, पीछे कुछ और था, ठीक है। प्ले द मार्बल, मार्बल मतलब होता है कंचे, ठीक है ना। मार्बल मतलब होता है कंचे, जो गोली आप लोग खेलते हो, ठीक है ये। अब यहाँ पे बात आती है, तो यहाँ पे देखिए मुख्य हिस्सा में यहाँ पे कौन सा है, तो मुख्य हिस्सा में नॉट के बाद क्या आया, प्ले आया, अर्थात ये क्या है, मुख्य यानी मेन वर्ब है, ठीक है ना। एम भी है, समझ में बात आई ना, मेन वर्ब है, ठीक है ये। या अच्छा पूरा ही लिख लीजिए, नहीं तो कहोगे सर जी क्या शॉर्टकट लिखवा रहे हैं, मेन वर्ब है, ठीक है ना, ये मेन वर्ब हो जाएगा। द मार्बल तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा ऑब्जेक्ट है ये अभी क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। अब मेन वर्ब हो गया, इसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे अगर मैं चलूँ तो प्राइमरी वर्ब आता है, ठीक है ना। अब प्राइमरी वर्ब को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। प्राइमरी वर्ब आता है, अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूँ ना, तो आई, एक मिनट, एक और वाक्य ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं। राम हैज़ एन आर्टिकल, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कहूँ तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कौन सी है, इसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। दरअसल अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे हो गई, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब ये हो गई। अब मैंने क्या लिखा था वहाँ पे, तब समझिएगा बात को, क्या लिखा था, डू हैव, और क्या लिखा था, बी लिखा था। इस बी का रूप बड़ा ही टेढ़ा होता है, ठीक है ना। बी का रूप मैं अभी लिखवा रहा हूँ क्या क्या होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, और यही आपकी क्या हो जाएगी, यही वाली वर्ब जो हो जाएगी वह आपकी आ जाएगी प्राइमरी में, ठीक है ना। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, एक्सिलरी वर्ब, ये हो जाएगी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में, ठीक है ना। ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में हो गया, जो कि हैव के साथ ही हैज प्रयोग होता है। आप लोग जानते हो कि हैव और हैज़ एक ही टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये हैव और हैज़ हो जाएगा, ठीक है। अब मैटर ये हुआ कि यहाँ पे आगे चल लेते हैं, तो ये आपका रहा कौन सा, ये तीसरे वाले का था ना। अब अगर मैं चौथे वाले की बात करूं, अभी फ़िलहाल मैं ओरल समझ लीजिए, फिर मैं आता हूं उस पे बी वाले पे। बी का स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को बता देता हूं, बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा था ना, आप लोगों से वादा किया था कि ये बहुत डीपली तरीके से मैं लेकर के चलूँगा, तो यहाँ पे अभी बी का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। डू का बच्चे, डू का यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा, डू का, अच्छा एक मिनट, अभी तीनों का साथ में लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, टेंशन ना लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखूँ, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिखूँ, आई कैन डू दिस वर्क, ज़रा बताइएगा। अब इसमें एक चीज़ पूछने वाला हूँ आप लोगों से, प्रोनाउन क्या है और यहाँ पे आपका नाउन क्या है, और यहाँ पे आपका नाउन प्रोनाउन पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से अब तक वर्ब तक पढ़ाया ना, तो आप लोग बताइए कि दरअसल इसमें एडजेक्टिव, वर्ब और ये नाउन प्रोनाउन क्या है, ठीक है। चलिएगा करते रहिएगा आप लोग, ठीक है, करते रहिएगा। यहाँ पे फटाफट एकदम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैन जो है वह मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो कैन है वह क्या हो जाएगा, वह मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉडल, MODAL, मॉडल एक्सिलरी, AUXIALIARY, मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा ये, ठीक है ना। यानी ये कैन जो है वह मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये ख़त्म होता है यहीं पे, ठीक है। अब मैटर क्या, चलते हैं आगे, एक मिनट, ख़त्म, ठीक है, लिख लिए होंगे आप लोग। अब ज़रा सा लिखिएगा ये डू हैव और बी का, डू हैव और बी का स्ट्रक्चर लिखिए। लग रहा है वर्ब कंप्लीटेड कर दूं, हाँ टाइम ज़्यादा खिंचा जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है,
कर ही लेते हैं। इसको लिख लिया आप लोग ना। अब डू हैव बी को देखिए ज़रा सा, मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ जाएगा ग्रामर में, देखिएगा बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे डू का थोड़ा सा इसको भी हटा दूँ, हटा देता हूँ। लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एज अ नॉलेज कोई पूछ लेता है ये डू का स्ट्रक्चर, तो मैं लिखता हूँ डू, ठीक है। डू जो होता है, डू के अंतर्गत दो एक्सिलरी वर्ब आती है, एक आपका आता है डू आता है, एक आपका आ जाता है कौन, डज आ जाता है, DOES, डज हो जाता है, ठीक है ना। ये आप लोग पुरानी इंग्लिश में देखोगे ना तो इसका नाम ये था। दरअसल बाद में जब कुछ ग्रामेटिकल लोगों ने आए, और ये सिर्फ इंग्लिश जो है ना वो केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह है, ठीक है। क्या होता है कि जब कोई वैज्ञानिक उसमें क्या करता है, बाद में आता है तो उसमें संशोधन करके उसको बढ़िया बना देता है ना, उसी प्रकार से ये भी है। पहले ये डथ हुआ करता था, आप लोग देखोगे, मैं बता दूं, मर्सी चैप्टर है, मर्सी है, और द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है, 12th का चैप्टर बता रहा हूँ, 12 क्लास 12 में आप लोगों को 11th में तो मर्सी मिल जाएगी, लेकिन क्लास 12 में पहला चैप्टर द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है, उसमें देखोगे ना डथ जहाँ पे लिखा है ना वही डज का रूप है वो, ठीक है ना। तो समझते रहिएगा, ये इंग्लिश ऐसी है ना कि अगर कोई आता है तो इसमें सुधार ला देता है। अब उतना ही ज़्यादा डीपली यहाँ पे नहीं चलूँगा, ठीक है, क्योंकि ये DLED का है। और यहाँ पे आगे देखिएगा, डज हो गया, डू का स्ट्रक्चर आप लोग लिख लिए, डज हो गया। अब यहाँ पे बात जो आती है, मैं एक और लिख देता हूँ हैव का, ठीक है, हैव का और लिख देता हूँ। हैव का क्या, हैव में भी दो पार्ट्स आ जाते हैं, कौन कौन से दिखाई दे रहा है ना इस पेन से, मार्कर, ओहो बड़ा हल्का चल रहा है, एक मिनट, बड़ा ही हल्का चल रहा है ये, इससे मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना, ब्लैक वाले से लिखता हूँ। ये डू है, ठीक है, ये डू है, पहली बार हो जाता है ना, तो एक मिनट, डू हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे डज है, दिखाई दे रहा है ब्लैक वाले से, हाँ ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए हैव वाले को ले लेते हैं, तो हैव के भी 2 पार्ट्स आएंगे, ठीक है, हैव के भी 2 पार्ट्स, कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स, जो हो जाएगा, पहला आपका हो जाता है हैव और दूसरा आपका हो जाता है हैज़ हो जाता है, ये दोनों पार्ट्स, ठीक है। अब बात आती है कि बी के, तो बी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर लंबा है, तो मैं उसको भी अभी लिखवाता हूँ, ठीक है ना। ये इतना आप लोग कर लिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है बी का, तो बी को मैं यहीं से लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। बी का देखिएगा, बी यहाँ पे लिख देते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। अभी तक जिसको मज़ा आ रहा था ना, अभी देखिएगा और मज़ा आएगा, जब नई नई चीज़ें सीखोगे ना तो और मज़ा आ जाएगा। देखो बी का जो स्ट्रक्चर है वह कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन जाता है। चलिए देखिएगा, देख लेते हैं हम लोग क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले बी जो है वह आप लोग जानते हो कि यहाँ पे डू और क्या, डज, डू और क्या, डज आ जाएगा इसमें। उसके बाद आपका आ जाता है इज एम आर, ठीक है ना। अब इससे बड़ा नहीं लिख सकता, इज एम आर आप लोग जानते हो, बोल भी रहा हूँ, ठीक है ना, इज एम आर। और आपका हो जाएगा हैज़ और क्या, हैव, ठीक है ना। इसमें एक और आ जाता है जो होता है वह हैड आ जाएगा, ठीक है ना, ये हैड आ जाएगा, 3 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हैज़, हैव, और अगर मैं एक यहाँ पे और बात कर लूँ तो यहाँ पे हैज़ हैव हो गया। एक आप लोग जानते हो ना कि यह बिन लास्ट में प्रयोग होता है, अच्छा उसको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे देखो हैज़ और हैव हो गया। हैज़ और हैव के बाद अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा डिड आ जाएगा, डिड हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर मैं बोला हूँ, यहाँ पे भी डिड कर लेना, ठीक है ना, यहाँ पे भी डिड कर लेना बीच से, ठीक है, डिड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बात आती है वॉज वर, और यहाँ पे जो आगे वाली बात आती है वह हो जाएगा हैड, ठीक है ना। विल सेल इसका रूप नहीं होता है, वह मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, वह प्राइमरी एक्सिलरी में काउंट नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो बी है, अगर कोई पूछे तो कि कौन सा ये वर्ब है, तो बी का एक लास्ट स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। आप लोग सोचते हो ना, कई लोगों से सुने भी होंगे आप लोग कि यह जो बी है, बिन जो आता है, वह बिन जो है वह रूल है, इसके हिसाब से जहाँ पे टाइम आता है वहाँ पे बिन का प्रयोग किया जाता है। नहीं, ऐसा कोई ख़ास वो रूल है नहीं। दरअसल ये बी का ही थर्ड फॉर्म होता है बिन, बी का ही थर्ड फॉर्म बिन भी होता है, और जो पैसिव वॉइस में बीइंग प्रयोग किया जाता है वह भी इसी का रूप है।
समझ में बात आ गई ना। तो आज नई चीज़ें सीखेगी नहीं। यहाँ पे ये सारे किसके हिस्से हैं दिख रहा है कि नहीं लास्ट तक, ठीक है। चलिए बढ़िया होगा, सब ये दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया है एकदम। जैसे जैसे किया हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट्स को तैयार करते रहिए, ठीक है। देखिए बिन है, बिन का बीइंग हो गया, हैड हो गया, वॉज वर हो गया, डिड हो गया, तो वो किसके होते हैं रूप, यानी ये एक ऐसा चिड़िया है, बी एक ऐसा चिड़िया है कि जिसके अंतर्गत सारे के सारे टेंस के देखिए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। देख समझ में बात आ रही है कि नहीं, सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए जाते हैं। और ये बी के रूप के द्वारा ही एक पूरे के पूरे टेंस का निर्माण हुआ है, सिर्फ फ्यूचर को छोड़ करके, ठीक है। समझ में बात आई ना, सिर्फ फ्यूचर को छोड़ करके बाकी अब पूरा का पूरा टेंस का निर्माण हुआ है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग छोड़िएगा मत, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि वर्ब की वीडियो है, थोड़ी सी खींचा जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए हो गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लिए होगे। अब आगे चलता हूँ। मैंने आप लोग कहा ना दो ही मेन रूप से होती है, कौन कौन सी, दो ही मेन रूप से होती है। मैंने इसका एग्जांपल बताया आप लोगों को, और दो ही मेन रूप से होती है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला कि दो ही यहाँ पे मेन रूप से होती हैं। अब यहाँ पे अलग अलग का प्रयोग मत पूछो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रयोग करने के लिए आएगा भी नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि मेन वर्ब। अब देखिएगा मैं पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब चलूँगा यहाँ पे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब। कितने हिस्से होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कितने हिस्से होते हैं। तो यहाँ पे इसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा जो होता है वह आपका हो जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। पहला जो होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक मिनट सॉरी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। पहला जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा जो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ओरल समझ लीजिए क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, ठीक है। अगर ये इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इलाहाबाद जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, वो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो ऐसी वर्ब होती हैं जिसके जो अपने साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं रखती हैं, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं अपने साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट को रखी रहेंगी। अब बात आती है कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, ठीक है ना। तो लिखो वहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, समझे कि नहीं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने अंतर्गत एक ऑब्जेक्ट को रखती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। समझ में बात आई ना। जैसे द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। इसका डिफिनीशन लिख दो यहीं पे, ठीक है ना। इसका डिफिनीशन यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। द वर्ब इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, इज called a transitive verb, ठीक है ना। यानी द वर्ब इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, यानी ये ऐसी वर्ब हैं जो अपने साथ प्रयोग करती हैं, किसका, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब का चलिए आगे चलते हैं, गर्मी बहुत है, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे, अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, देखिएगा द वर्ब, इसकी डिफिनीशन देख लीजिएगा, ठीक है। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, सॉरी हाँ, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। सॉरी यहाँ से ए इज हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, INTRA। आगे चलते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब ये ऐसी वर्ब होती है ना जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखती है। और एक मिनट लाइट कट गई। स्टूडेंट, लाइट कटने की वजह से बड़ी दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हल्का फुल्का दिख रहा है तो ये वर्ब की डिफिनीशन वगैरह आप लोग लिख लो। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनीशन वगैरह लिख लो आप लोग। और नहीं तो फिर हम लोग बाकी क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे। कल से नहीं, मतलब आज ही से एक क्लास और अपलोड की जाएगी शाम को मैं ये सारा डिफिनीशन फिर से क्लियर कर दूँगा, ठीक है। आप लोगों की वीडियो यहीं पर रोक रहा हूँ और आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पे ये पूरा मैं बोल देता हूँ, इसको बल्कि लिख लीजिए, ठीक है ना। लाइट कट गई है, अब क्या किया जाए, ठीक है। द वर्ब यूज्ड विथ, ये ट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनीशन ये हो जाएगी, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। इन ट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनीशन ये हो जाएगी कि द वर्ब यूज्ड विथ विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। और आगे आने वाला जो वीडियो है ना उसमें ध्यान से देखिएगा। उसमें मैं आप लोगों को बहुत ही मेन महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। आज की वीडियो यहीं पे रोकता हूं और फिर हम लोग शाम को चलेंगे, ठीक है। नमस्कार बच्चों।